हेलो दोस्तों, CUET मित्रा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम, वो टॉपिक बहुत ही अहम है। अहम इसलिए कि कई बार मेरे पास ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ग्रीवांसेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम फॉर्म कैसे CUET का भरा जाए, क्या वो सही रणनीति है जिससे कि हम CUET के फॉर्म को अप्रोच कर सकें, उसको फिल कर सकें। तो यहाँ पर आज इसी टॉपिक पे मुझे बात करनी है, क्योंकि आप अब अगली बार आप अपियर होंगे CUET के एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको फॉर्म भरने की तैयारी पहले ही कर लेनी है। दिमाग में सेट कर लेना है कि मुझे इन 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 स्ट्रैटेजीज के साथ अपने फॉर्म को फिल करना है। वो कैसे, वो इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए CUET में सही सब्जेक्ट चुनना बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का चुनाव ही तय करेगा कि आपके स्कोर कार्ड में ओवरऑल जो आपकी स्कोर है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है, वो टर्म है आपका कोर्स मैपिंग का। क्या होगा ये टर्म जो है CUET एग्जामिनेशन के साथ ही बहुत ज़्यादा में आ चुका है। तो क्या है कोर्स मैपिंग? CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कोर्स मैपिंग का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको कौन से विषयों का या सब एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। ये मैपिंग इसलिए होती है ताकि विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रेफर्ड कोर्सेज का चयन कर सके, अपने प्रेफर्ड कॉलेज में जा सके और अपने प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में जा सके। यानी कि एक सही रणनीति आपको आपका अच्छा कॉलेज यानी नंबर 1 आपका डिजायर्ड कॉलेज, उस डिजायर्ड कॉलेज में आपका प्रेफर्ड कोर्स और आपका प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी जो है दिलाने में सबसे अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ आप बारीकी से जाएं, स्पेसिफिक होकर आप सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि कोर्स मैपिंग के की पॉइंट्स में क्या है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपने तय कर लिया होगा कि अच्छा मुझे इन्हीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है, तो मुझे क्या यहाँ पे पेपर्स हैं जिस पे एंट्रेंस देना है। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम के लिए आप BSc फिजिक्स करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने कोर्स मैपिंग में यानी कि अपने एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में फिजिक्स, मैथ्स और एक लैंग्वेज पेपर तो मिनिमल रखना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स मैथ्स रखना है, क्यों? क्योंकि BSc फिजिक्स करना है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स रखना है, मैथ्स रखना है, अगर इको प्लस मैथ्स प्लस लैंग्वेज रखना है अगर हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाना कि कैसे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कोर्स मैपिंग से ये भी क्लियर होता है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है और बेस्ड आपके सब्जेक्ट सेलेक्टेड, यानी आपने अपने कोर्सेज जो आप एग्जाम में देंगे उससे बहुत सारे अलग अलग आप जो सब्जेक्ट्स देंगे उससे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज की प्रेफरेबिलिटी जो है वो बनने लगती है यूनिवर्सिटीज में। सपोज आपने 3 सब्जेक्ट्स चुना, जैसे आपने चुना इंग्लिश, फिर उसके साथ 3 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स चुना, ज्योग्राफी चुना और हिस्ट्री चुना। तो यहाँ पर आपका डिजायर है कि मैं लेना चाहूँगा हिस्ट्री, और मैं लेना चाहूँगा या लेना चाहूँगी हिस्ट्री ऑनर्स, लेकिन आपको हिस्ट्री के साथ साथ यदि आप और भी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को मैच कर रहे हैं, कैसे, तो आप ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए भी मैच कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आप मैच नहीं करेंगे क्योंकि आपने मैथ्स को सेलेक्ट नहीं किया है ना डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपने एज अ लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग है, वो कोर्स मैपिंग है, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी और प्रेफरेबिलिटी को बढ़ा देता है, विस्तार करता है। अब यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स है, मैंने पहले ही इस पर डिस्कशन किया है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी अलग क्राइटेरिया होती है, अलग एलिजिबिलिटी होती है अपने यहाँ पे एडमिशन की। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ तो आपकी लिस्ट में होंगे ही, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उनके इंफॉर्मेशन को भी हम बहुत ध्यान से समझ जाएं। अब यहाँ पर देखिए कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसको CUET
एनटीए ने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है अपने उस पीडीएफ में, जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूईटी का। वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको हर तरह की संभवतः जानकारी देती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, जहां से आप और सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सीयूईटी के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, इस पर एक डेस्क आपको दिख रहा है। तो मिनिमम आप कितने 6 सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज तो मस्ट है। बिना किसी एक लैंग्वेज को चुने हुए आप अपने डोमेन पेपर्स को नहीं दे सकते हैं। तो लैंग्वेज इज अ फर्स्ट एंड मस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल टेस्ट है, और यहाँ पे देखिए नोट लिखा गया है कि इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। स्लॉट्स क्या है, मल्टीपल डेज में मैक्सिमम 3 स्लॉट्स होंगे आपके एग्जामिनेशन के। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, यानी हर एक पेपर में जितने आपने डोमेन सेलेक्ट किए हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 तो आपको पिक करने ही करने हैं, जिसका समय सीमा कितना होगा, 45 मिनट होगा। एक्सेप्ट सब्जेक्ट्स लाइक, यानी कुछ जो सब्जेक्ट जो कि रिक्वायर करते हैं सॉल्विंग, है ना, इक्वेशन सॉल्विंग डिमांड करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें थिंकिंग कम और सॉल्विंग ज्यादा है, दैट रिक्वायर्स मोर टाइम, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। इन सारे सब्जेक्ट्स का क्या है, ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगा। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 50 ही रहेंगे, लेकिन टाइम आपके पास थोड़ा सा 15 मिनट्स और ज्यादा है। ये भी ध्यान रखें, जो इन सब्जेक्ट्स को एज अ डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा लेवराज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये तो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शंस थे कि एक लैंग्वेज, यानी 1 लैंग्वेज एटलीस्ट इज अ मस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, देखिए कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया, लीगल स्टडीज है, मास मीडिया कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, और यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस के भी मैंने इनलिस्ट किए हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये 2 मेजर और वाइड पिक किए हुए लैंग्वेजेस हैं जो बच्चे लेते हैं। उसके बाद भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं कैटेगरी A1 और कैटेगरी A2 में। कुल मिलाकर कितने हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास 33 लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि आप पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, और 27 सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि आप एज अ डोमेन में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया होता है कि आपने 12th की बोर्ड में जो पेपर्स लिए, जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं 12th के बोर्ड के सब्जेक्ट्स, वही एज अ डोमेन आपको लेना है अपने सीयूईटी के एंट्रेंस में। लेकिन मोटा मोटी क्राइटेरिया जो होता है ना, मोटा मोटी क्राइटेरिया समझ जाते हैं कि मोटा मोटी क्राइटेरिया में लैंग्वेज तो मस्ट है, बहुत सारे ओपन कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट भी मस्ट है, ठीक है। आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे मास मीडिया कम्युनिकेशन, बीएलएड की डिग्री होती है, उसके लिए आपको जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन किसी डोमेन स्पेसिफिक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का एक पूरा आपका स्कोर कार्ड बन जाए और आप एलिजिबल हो जाएं उस डोमेन में अपनी डिग्री को परस्यू करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बच्चे का स्कोर कार्ड है, ठीक है, ये मेरे पास आया, इस बच्चे के ग्रीवांस को भी हमने सॉल्व किया, एड्रेस किया। इस स्कोर कार्ड में क्या कमी है और इस कमी को आप अपनी कमी ना बनने दें, इसको भी आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस बच्चे ने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शंस को कैसे लिया है। पहला लैंग्वेज लिया इंग्लिश, दूसरा लैंग्वेज लिया हिंदी, फिर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जनरल टेस्ट। यानी ये स्टूडेंट जो है बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी फिजिक्स के लिए तो एलिजिबल है ही, इसने अपने पूरे कोर्स मैपिंग को ऐसे स्ट्रक्चर किया है। इतना ही नहीं, बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीए हिंदी ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि दोनों ही विषयों का इसने चयन किया है। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ पर बच्चे के पास हो सकता है कि दोनों लैंग्वेजेस हो 12th में, इंग्लिश भी रखी हो, हिंदी भी रखी हो, 2 लैंग्वेजेस हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप थोड़े महत्वाकांक्षी हैं और थोड़ा आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, यदि आपको अच्छी प्राइम यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो मुझे लगता है कि आप 2 लैंग्वेजेस को ना चुने, आप एक ही लैंग्वेज पे फोकस करें और उस लैंग्वेज के आप अपने स्कोर कार्ड में उसको अच्छा एक किकअप दे दें, और उस किकअप के साथ आप अपने संपूर्ण स्कोर कार्ड का जो वैल्यू है या उसका जो हाइकिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। अब इस बच्चे ने अंग्रेजी तो रख ली, लेकिन क्या हुआ, मार्क्स 13 है। यहाँ पे हिंदी में इसके 200 में से 80 मार्क्स है। यू कैन नॉट से कि इट्स वेरी गुड मार्क्स बट अ एवरेज मार्क्स। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका एनर्जी डिस्क्रीट तो हुआ ना। एनर्जी डिस्क्रीट कैसे हुआ कि आपको 2 लैंग्वेजेस की तैयारी करनी पड़ रही है। सीयूईटी ने खास करके यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है कि आप एटलीस्ट 1 लैंग्वेज और अन्य लैंग्वेजेस ले सकते हैं। लेकिन हम अगर कम में ही अपनी बात बना ले जाएं तो इसमें क्या दिक्कत है कि हम एक लैंग्वेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाए, बहुत मजबूत बनाए, रूटेड बनाए और अपने आप को किसी अच्छी जगह पे एडमिशन दिला दें। अब देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने केमिस्ट्री भी लिया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है और फिजिक्स भी लिया है। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, अब सब्जेक्ट लिस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट लिस्ट में से कोई 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने कोर से लीजिए, जो बहुत आपको स्ट्रेंथ वाले लगते हैं। जैसे उसने मान लीजिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले लिया, लेकिन यदि वो स्टूडेंट केमिस्ट्री की जगह पे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन ले लेता, या आप ले सकते हैं कि नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया ले लेता, तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपके स्कोर कार्ड पे दिखाई पड़ती कि अलग अलग कोर्सेज के लिए उसका जो टोटल स्कोर कार्ड है वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाता। क्यों? क्योंकि 3 डेंस सब्जेक्ट्स की जो बर्डन है ना, वो सर पे नहीं होता, आपके ऊपर बर्डन नहीं होता। आप अगर एक जो है वो हल्का पेपर लेते हो और 2 आपने कोर पेपर्स ऑलरेडी ले लिए हैं। ये माइन्यूट मिस्टेक्स जो हैं आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के, ये बहुत बड़ा रोल फैक्टर करता है आपके स्कोर कार्ड को। यानी कि माइन्यूट मिस्टेक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये माइन्यूट मिस्टेक्स आपके स्कोर कार्ड को बहुत पीछे ले जाता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, बहुत टफ है, और आपका स्कोर कार्ड ही एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करता है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और कौन सा कोर्स जो है आपको मिलेगा। तो ये स्कोर कार्ड का डाउनफॉल आपके इन्हीं माइन्यूट मिस्टेक्स के कारण होता है, जिसको आप या तो नजरअंदाज करके फॉर्म को भर रहे हैं, या बिना रिसर्च, बिना पूरी तैयारी के आप फॉर्म भर रहे हैं, या आप उस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, इसके बाद आप फॉर्म भर रहे हैं। तो मेरा यही आपको एक सलाह या सुझाव है एज अ टीचर, एज ए एजुकेटर, कि प्लीज आप यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन को तो पढ़े ही, आप एनटीए पे जाकर सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग नोटिफिकेशंस को भी ध्यान से पढ़ें, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर मैं कह रही हूँ दे देंगे। उसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को जो सीयूईटी की तैयारी की इच्छा रखते हों, और प्लीज़ यहाँ पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा बल मिलेगा आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम की तैयारी को और दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद।